बच्चों, क्या आपको पता है हमारे पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं, लेकिन उनमें से कुछ कंट्रीज ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जिनमें से एक नाम इंडिया का भी है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेसी है या इंडियन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी का मतलब है कोई ऐसा देश जहां की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है, और ये सब कुछ हम चुनाव यानी कि वोटिंग के जरिए करते हैं। अब जब हम डेमोक्रेसी और चुनाव की बात करते हैं तो एक टर्म और सामने आती है, और वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है 18 साल से ज्यादा की एज वाले हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी कास्ट या क्लास या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, सबको वोट देने का समान अधिकार है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डेमोक्रेसी का सबसे जरूरी एस्पेक्ट है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को यहां पर हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है। आप वोट देने जाते हैं और आपको एक लाइन दिखाई देती है। आप उस लाइन में खड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं उसी सेम लाइन में आपके घर में काम करने वाली एक डोमेस्टिक वर्कर भी खड़ी हैं। साथ ही आपके एक प्रोफेसर जो करीब 50 साल के हो चुके हैं, वो भी उसी लाइन में है। और उसी सेम लाइन में आपकी सोसाइटी का गार्ड भी खड़ा है, और साथ ही आपकी सोसाइटी की सबसे फेमस जैन फैमिली के जैन साहब भी खड़े हुए हैं। चाहे कोई भी हो, हर किसी को वोट देने के लिए आपकी ही तरह सिर्फ 18 प्लस एज का होना जरूरी है, और आपके और उनके पास आइडेंटिटी के तौर पर एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। बस फिर हर कोई वोट दे सकता है। अब बच्चों, आपके सामने सवाल ये आता है कि वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो आप इसका सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर नागरिक जो 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं, उन्हें बराबर अधिकार देता है कि वो वोट कर सकें, और उनकी इस वोटिंग के अधिकार पर सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड और किसी भी तरह की अन्य इनइक्वालिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आपने अपने आसपास ये देखा होगा कि वोट देने के लिए चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई डोमेस्टिक वर्कर हो, एक हाउसवाइफ हो या कॉलेज प्रोफेसर, किसी भी जेंडर, किसी भी क्लास से बिलोंग करने वाला हर एक इंडिविजुअल एक ही लाइन पर खड़ा होकर वोट देता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग के मामले में डेमोक्रेटिक सोसाइटी की इक्वालिटी को बरकरार रखने का काम करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डेमोक्रेसी के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं, यानी कि इक्वालिटी की। यहां पर इक्वालिटी का मतलब है चाहे आप किसी भी कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा भी हो, हर किसी को यहां बराबर अधिकार दिया जाता है। पर क्या आपको लगता है इंडिया में हर किसी को इक्वालिटी का अधिकार दिया जाता है? जब हम वोट की बात करते हैं तो सही है, भारत की पूरी जनता को वोट देने का समान अधिकार है। लेकिन जब हम अपने आसपास नजर घुमाते हैं तो लोगों की लिविंग कंडीशन में बहुत डिफरेंस नजर आता है। अपने आसपास आप अमीरी और गरीबी का अंतर देख सकते हैं। अगर आप गांव में चले जाएं तो कास्ट सिस्टम को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव आपको आराम से नजर आ जाएगा। हिंदू, मुस्लिम और ऐसे ही धर्म के नाम पर भी डिस्क्रिमिनेशन हम अपने आसपास देखते हैं। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर इंडिविजुअल को इक्वालिटी का अधिकार दिया गया है, लेकिन इंडियन लॉ में अब तक डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया गया है। चलिए इस बात को भी आपके ही आसपास मौजूद एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी तबीयत कुछ सही नहीं है, आपको हाई फीवर है। आप अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और आप देखते हैं कि हॉस्पिटल में भी लंबी लाइन लगी हुई है। आपकी मदर उस लंबी लाइन और आपकी बिगड़ती तबीयत को देखकर
परेशान हो जाती हैं और वो एक्स्ट्रा फीस देकर आपको जल्दी डॉक्टर के कैबिन तक ले जाती हैं। जाते जाते आपने देखा कि आपके घर पर काम करने वाली मेड का भी बच्चा बीमार है और वो एक लंबी लाइन में खड़ी हुई है। आप डॉक्टर से मिलकर वापस आ जाते हैं, पर आपकी उस मेड का नंबर नहीं आता। वहीं आपकी सोसाइटी के जैन साहब, जिनका पॉलिटिक्स से नाता थोड़ा ज्यादा है, वो अपनी कार से उतरते हैं और बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा डॉक्टर के कैबिन में चले जाते हैं। तो चलिए आप ही बताइए, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन का जीता जागता एग्जाम्पल नहीं है? और आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ऐसा करने पर डॉक्टर और उनके स्टाफ को कोई सजा नहीं मिलती, है ना? ये डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ इनइक्वालिटी का भी एग्जाम्पल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनइक्वालिटी को लेकर 3 बातें कहता है। पहली, इंडियन लॉ के अनुसार भारत के प्रेसिडेंट से लेकर डोमेस्टिक वर्कर तक सभी एक बराबर हैं और सब पर एक ही कानून लागू होता है। दूसरी, कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, ओरिजिन को लेकर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरी, पब्लिक प्लेस जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, बस, रोड आदि, इन सभी पर सबका बराबर अधिकार है। अब यहां पर मान लीजिए आपसे सवाल किया जाए कि इक्वालिटी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, या वाई इक्वालिटी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि इक्वालिटी हर एक इंसान की डिग्निटी को बरकरार रखती है, यानी कि समानता का ये अधिकार हर एक व्यक्ति की गरिमा, उसके सम्मान को बनाए रखता है। अब अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि इंडियन गवर्नमेंट इक्वालिटी को देश में बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम लेती है, तो आप इसे ऐसे समझा सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को जगह तो दे दी गई है, लेकिन इसे लागू करने के लिए भारत सरकार ने इक्वालिटी को लेकर कुछ कानून भी बनाए हैं और कुछ अवेयरनेस गवर्नमेंट प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं। और ऐसा ही एक प्रोग्राम है मिड डे मील। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसमें स्कूल के बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है। इसकी शुरुआत तमिलनाडु में 2001 में हुई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट में इसे कंपलसरी कर दिया था। इसके फायदे की बात करें तो सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, इसलिए कास्ट और क्लास का अंतर इसके जरिए खत्म होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं कि जब कंट्री में इक्वालिटी को बनाए रखने के लिए एक तरफ गवर्नमेंट कई सारे प्रोग्राम्स चालू कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अभी तक डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को अपराध नहीं मानते हैं। आज भी अलग अलग मुद्दों को लेकर यह भेदभाव जारी है। खासतौर पर रूरल इलाकों में हम ये खुलकर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ इंडिया की बात है, लेकिन इंडिया के अलावा भी बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जहां इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही बात कर लीजिए, जहां अफ्रीकन अमेरिकन्स पाए जाते हैं, जिनके रंग को लेकर वहां उनसे भेदभाव किया जाता है। वैसे अगर हम आज और कुछ समय पहले की तुलना करें तो अमेरिका में कलर डिस्क्रिमिनेशन या यूं कहिए कि रंग भेद की समस्या पहले बहुत ज्यादा थी, और इस प्रॉब्लम को कम करने के पीछे सबसे अहम रोल प्ले किया था रोजा पार्क ने। इनकी कोशिशों से अमेरिका जैसे देश में व्हाइट और ब्लैक का ये डिस्क्रिमिनेशन काफी हद तक कम हुआ और इसे लेकर कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गईं, बल्कि कानून भी बनाए गए। दरअसल रोजा पार्क, जिनकी हमने बात की, वो एक ऐसी अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी जिन्हें एक बार मजबूर किया गया कि वो अपनी बस की सीट एक अमेरिकन व्हाइट मैन के लिए छोड़ दें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ये 1 दिसंबर 1955 की घटना थी और उनके इस इनकार से बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके बाद अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत हुई और 1964 में सिविल राइट एक्ट भी पास हुआ, जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काम करता है। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज में ही डिस्क्रिमिनेशन को लेकर
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पास किए गए हैं, बल्कि हमारे इंडिया में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15 को ऐड किया गया है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, क्लास और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कानूनी अपराध है। यानी कि अगर हम किसी के साथ भी उसकी कास्ट, उसके रिलीजन और उसकी क्लास को लेकर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और बुरा फील करवाते हैं, तो ये इंडियन लॉ में एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। आपने हाल ही में आर्टिकल 15 मूवी तो देखी होगी। इस फिल्म की कहानी भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी पर ही बेस्ड है। इस फिल्म के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे आज भी रूरल एरियाज में डिस्क्रिमिनेशन के किस्से देखे जा सकते हैं। आज भी कास्ट और क्लास को लेकर रूरल एरियाज में वही हाल है। इस तरह की फिल्म्स हमें सिखाती हैं कि कैसे किसी भी तरह का भेदभाव क्राइम तक को भी जन्म दे सकता है। अब बच्चों, अगर आपके पास आर्टिकल 15 को लेकर भी एक क्वेश्चन आता है कि ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, इस बात का क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है, तो इस सवाल का जवाब आप कुछ इस तरह से दे सकते हैं। ऑल पीपल इक्वल बिफोर द लॉ का मतलब है डेमोक्रेटिक कंट्री, या अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत का हर एक व्यक्ति, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या फिर घर घर जाकर काम करने वाला एक डोमेस्टिक वर्कर, सभी के लिए कानून एक बराबर है। डेमोक्रेसी में इसका बहुत महत्व है। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल कहता है कि वेल्थ, कास्ट, कलर, रिलीजन, जेंडर को लेकर किसी के साथ भी अनइक्वल बिहेवियर नहीं किया जा सकता। ये जरूरी है क्योंकि इसके जरिए डेमोक्रेसी का ट्रू नेचर बरकरार रहता है। इससे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जा सकता है। सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक ही तरह के क्राइम में हर किसी को एक समान सजा भी दी जाती है। तो बच्चों, हमने अपने इस एपिसोड में डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हमारी पॉलिटिकल साइंस की जर्नी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अभी आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझना बाकी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलिए अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आप हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ सर्विस में गवर्नमेंट के रोल के बारे में समझेंगे। पहले एपिसोड में हमने जाना कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आपने डेमोक्रेसी का मतलब भी समझा। अब जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो आप बताइए, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से उसकी पब्लिक क्या चाहती है? इससे पहले कि आप हमारे इस सवाल का जवाब दें, हम आपसे एक बहुत ही आसान सा सवाल और पूछते हैं। बच्चों, पहले आप ये बताइए कि आप अपने टीचर से क्या चाहते हैं? आप अपनी टीचर से क्या उम्मीद करते हैं? हमारे ख्याल से आपका जवाब होगा कि आपकी टीचर आपको बहुत ही टफ चैप्टर को बड़ी ही आसानी से समझा दे, बल्कि पूरा एक यूनिट वो आपको 15 मिनट में पढ़ा दे और आपको होमवर्क न करने पर डांट भी ना पड़े, और आपकी टीचर आपसे बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करे, है ना? अब बच्चों, जैसे आप अपनी टीचर से उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री की पब्लिक भी अपनी सरकार से, अपनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बहुत सी उम्मीदें रखती है। वो कौन सी उम्मीदें हैं? चलिए समझते हैं। पब्लिक चाहती है कि सरकार उनकी भलाई के लिए काम करे। गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के दूसरे फील्ड्स जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करे। और देखा जाए तो चाहे इंडिया हो या कोई भी दूसरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो इन सभी फील्ड्स पर काम करती हैं। लेकिन हम अपने इस एपिसोड में हेल्थ की बात करेंगे। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हम हेल्थ पर ही क्यों बात कर रहे हैं? भला ये भी कोई समझने की चीज है? हमने इसके बारे में हजारों बार सुना है। हर कोई हेल्दी रहने की एडवाइस तो देता ही है, लेकिन क्या आपको इसका सही मतलब पता है? हम अक्सर ये समझते हैं कि अगर हम बीमार नहीं हैं, यानी कि हम तंदुरुस्त हैं और हमें कोई इंजरी नहीं है, तो हम हेल्दी हैं, है ना? आपको भी ऐसे ही लगता होगा। पर देखा जाए तो हेल्दी रहने का मतलब सिर्फ बीमारी से बचना नहीं है।
हमें हेल्दी रहने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना पड़ता है। जरा सोच कर देखिए, अगर आप बीमार नहीं हैं, पर जिस एरिया में आप रहते हैं वहां बहुत पोल्यूशन है और वहां का पानी साफ नहीं है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ दिन बाद आप बीमार हो जाएंगे? ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स जैसे कि हवा और पानी हमारे हेल्थ पर इफेक्ट डालते हैं। और सोच कर देखिए, अगर हवा पानी भी साफ है, सब कुछ बिल्कुल सही है, पर आप मेंटली हेल्दी नहीं हैं, आप इनएक्टिव हैं, परेशान रहते हैं, आपको एंजाइटी फील होती है, तो क्या आपकी लाइफ हेल्दी है? क्या आप खुद को हेल्दी कह सकते हैं? नहीं ना। आप मेंटल प्रेशर के साथ खुद को हेल्दी नहीं कह सकते। अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिविंग स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ का क्या मीनिंग है, तो आपका जवाब होगा कि अगर आप बाहर से हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त बीमार नहीं हैं, इतना काफी नहीं है। आपके आसपास का माहौल भी हेल्दी होना चाहिए। हवा साफ होनी चाहिए, पीने का पानी साफ होना चाहिए, आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपको खाने के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए, और आप मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए। ये सभी कंडीशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन्हें ही हम लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड का मतलब आपके आसपास की सराउंडिंग की वो कंडीशन है जो आपको हेल्दी बनाए रखती है। अब बात करें पब्लिक हेल्थ की, तो यहां पब्लिक का मतलब इंडिया के हर एक इंडिविजुअल से है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिविंग स्टैंडर्ड के साथ साथ पब्लिक हेल्थ वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है, जो ये बताता है कि पब्लिक हेल्थ का ख्याल रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर हमने हेल्थ को अच्छी तरह से समझ लिया है। हमने समझ लिया है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे इंडिया में हेल्थ का क्या मतलब है, और यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इंडियन गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर पर अच्छी तरह से काम कर रही है। क्या भारत का हर एक इंडिविजुअल हेल्दी है? अब इस बात को समझने के लिए आपको कुछ एस्पेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं और हर साल लगभग 30,000 नए डॉक्टर्स इन्हीं मेडिकल कॉलेजेस से क्वालिफाई होकर निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि ज्यादातर डॉक्टर्स अर्बन एरियाज, मतलब शहरों में काम करते हैं, और गांव में रहने वाले लोगों को डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और इस हिसाब से रूरल एरिया में डॉक्टर्स की कमी है। अब अगर आप गांव में रहते हैं या आपके कोई रिलेटिव गांव में रहते हैं, तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप छुट्टियां बिताने गांव जाते हैं और वहां आपको वायरल फीवर हो जाता है, तो गांव का डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देगा। पर अगर वहीं पर आपको मलेरिया या टाइफॉइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और आपका फीवर बहुत हाई हो जाता है, जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तब गांव का वो डॉक्टर आपको कहेगा कि आप शहर जाएं, क्योंकि गांव के हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी नहीं है कि आपका इलाज अच्छी तरह से हो पाए। आपने गौर किया, हर साल 30,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई होकर बाहर निकल रहे हैं, पर फिर भी गांव में डॉक्टर्स की कमी है। अब चलिए दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हर साल इंडिया की हेल्थ केयर फैसिलिटी ग्रो कर रही है, जिसके हिसाब से साल 1950 में 2,717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, जो बढ़ते बढ़ते साल 2017 में 23,583 हॉस्पिटल्स हो गए। अब यहां पर आपने देखा कि हॉस्पिटल्स के नंबर वक्त के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि हर साल 5 लाख लोग ट्यूबरक्यूलोसिस जैसी बीमारी से मर जाते हैं। वैसे भारत की आजादी के बाद से यह नंबर लगातार कम हो रहा है, पर एक डेटा और डराने वाला है। वो ये है कि हर साल 2 मिलियन से ज्यादा केसेस मलेरिया के इंडिया में पाए जाते हैं,
और ये नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा है। अब सोचकर देखिए, लगातार हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, पर साथ ही मलेरिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि कमी कहां पर रह जाती है। आप इस कमी को आगे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, पर उससे पहले एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक और हम देखते हैं कि इंडिया में मेडिकल टूरिस्ट भी बहुत हैं, यानी कि वो लोग जो बाहर से इंडिया आकर अपना इलाज करवाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हम अपनी पूरी जनता को साफ पानी नहीं पिला पा रहे हैं। 21% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ पानी की वजह से पैदा हो रही हैं। आपने डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के बारे में तो सुना ही होगा। ये सारी बीमारियां गंदा पानी पीने से होती हैं। बच्चों, जरा सोचिए और बताइए, दोनों बातों को आप खुद कंपेयर करके देखिए। कहां लोग विदेशों से आकर अपना इलाज करवा रहे हैं और कहां हम अपने ही देश की जनता को पीने का साफ पानी तक नहीं दे सकते। ये भी हेल्थ सेक्टर की बहुत बड़ी कमी है। ऐसा क्यों है? सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा और इस सवाल का जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप एक और पॉइंट पर कंपैरिजन कीजिए। बच्चों, क्या आपको पता है कि इंडिया पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर है? यानी कि हम मेडिसिन प्रोडक्शन की लिस्ट में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं। और वहीं दूसरी ओर इंडिया के आधे बच्चे आज भी अंडर नरिश्ड हैं, यानी उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता, उन्हें हेल्दी फूड नहीं मिल पाता है। अब इन 4 अलग अलग पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए आप एक बात तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इंडियन गवर्नमेंट के पास हेल्थ सर्विस के लिए पैसे और फैसिलिटी की कमी नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम कुछ और ही है। और इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें अपने इंडिया की हेल्थ सर्विस को बड़े गौर से समझना होगा। तो बच्चों, भारत में हेल्थ केयर सर्विस को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है और वो किस तरह से अपना काम करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली कैटेगरी है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरी प्राइवेट हेल्थ सर्विस। बच्चों, हम दोनों तरह की हेल्थ सर्विस कैटेगरीज को अच्छी तरह से समझें, उससे पहले आप एक छोटी सी कहानी सुनिए। कहानी है 2 बहुत अच्छे दोस्तों की। एक का नाम था अनुराग और दूसरे का नाम था शरद। अनुराग एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था। वहीं शरद के पेरेंट्स को अपनी डे टू डे लाइफ की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता था। सीजन बदला और दोनों को ही वायरल फीवर हो गया। दोनों अपने अपने घर के पास अलग अलग हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने उनका इलाज किया और कुछ दिन रेस्ट करने के बाद दोनों अच्छी तरह से ठीक हो गए। फिर वो दोनों स्कूल वापस जाने लगे। स्कूल में बहुत दिनों बाद उन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोनों ने आपस में खूब सारी बातें की। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि उन दोनों को वायरल फीवर हो गया था। अनुराग ने कहा कि जब उसे वायरल फीवर हुआ था, उसके पेरेंट्स उसे एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में ले गए थे, जो दिखने में बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह था। अनुराग ने आगे बताया कि उसके डैडी ने वहां पर 500 रुपए रिसेप्शन काउंटर में दिए। डॉक्टर ने अनुराग का चेकअप किया, उसके बाद कुछ टेस्ट लिख कर दिए और फिर वो एक लैब में गए, जहां टेस्ट सैंपल ले रही लेडी ने अनुराग से बहुत अच्छी तरह से बातचीत की। बातों बातों में कब उस लेडी ने अनुराग का सैंपल ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। सैंपल देते वक्त उसे बिल्कुल जरा सा दर्द हुआ। डॉक्टर ने टेस्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग उसे दवाइयां दी। फिर वो अपने फादर के साथ मेडिकल शॉप में गया। उसके डैडी ने उसके लिए दवाइयां ली और फिर अनुराग घर आ गया। अनुराग ने अपने दोस्त शरद को बताया कि डॉक्टर से बात करते ही उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो घर आते ही बहुत जल्द ही उनकी दवाइयों से बिल्कुल ठीक भी हो गया। शरद, जो अनुराग की पूरी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसका एक्सपीरियंस अनुराग की एक्सपीरियंस से बहुत अलग था। शरद ने बताया, मैं भी हॉस्पिटल गया था। हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, जिसकी बिल्डिंग ठीक ठाक ही थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहां पर ओपीडी तक जाने के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं बहुत बीमार था। मुझे बहुत थकान महसूस हो रही थी। लाइन में खड़े खड़े मैं परेशान हो रहा था। फिर जैसे तैसे हम डॉक्टर तक पहुंचे
डॉक्टर के आसपास भी बहुत भीड़ थी, इसलिए डॉक्टर चेकअप करते हुए नाराज भी हो रहे थे। डॉक्टर ने टेस्ट लिख कर दिया। जितनी बड़ी लाइन हमने ओपीडी तक जाने के लिए लगाई थी, उतनी ही बड़ी लाइन टेस्ट लैब के बाहर भी थी। जैसे तैसे मेरा नंबर आया। मैंने नर्स को अपना सैंपल दिया। उसके बाद ले देकर कुछ एक दिन बाद टेस्ट रिजल्ट आया और उस रिजल्ट को देखकर उन्होंने बताया कि मुझे वायरल फीवर है। उन्होंने कुछ मेडिसिन लिख कर दी। हॉस्पिटल के बगल में मेडिकल स्टोर में भी लंबी लाइन थी। हमने जैसे तैसे दवाइयां ली और फिर हम घर आ गए। उस हॉस्पिटल में, मेडिकल में, लैब में कहीं पर भी मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए। मेरा पूरा इलाज फ्री में हो गया। लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लगा और मुझे बहुत परेशानी भी महसूस हुई। अब बच्चों, आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि अनुराग जिस हॉस्पिटल में गया था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहीं शरद जिस हॉस्पिटल में गया था वो एक पब्लिक हॉस्पिटल था। अब यहां पर इस कहानी के बाद हमने इंडिया में हेल्थ केयर सर्विस की जो 2 कैटेगरीज की बात की थी, उन्हें आप आसानी से समझ पाएंगे। पब्लिक हेल्थ सर्विस को आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी को आप प्राइवेट हॉस्पिटल के एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, बीमार पड़ने पर बिल्कुल अनुराग और शरद की तरह ही हॉस्पिटल तो आप सब जाते हैं। यह अलग बात है कि कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाते होंगे और कुछ लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते होंगे। और अगर आपने इन दोनों ही हॉस्पिटल्स का एक्सपीरियंस लिया है या किसी से उनके एक्सपीरियंस के बारे में सुना है, तो आप ये जानते होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत साफ सफाई होती है। डॉक्टर, नर्स और सारा स्टाफ बहुत जल्दी काम करते हैं। साथ ही इसके बदले में पैसे भी वो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। वहीं इसके ठीक ऑपोजिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता। एक डॉक्टर के पीछे लंबी लाइन लगी होती है। इतनी लंबी लंबी लाइंस को बर्दाश्त करते हुए डॉक्टर और नर्स पेशेंट पर नाराज भी होने लगते हैं। अगर आपको टेस्ट करवाना है तो आपको फिर एक लंबी सी लाइन में लगना होता है और टेस्ट का रिजल्ट भी 1-2 दिन के बाद आता है। पैसे तो कम लगते हैं, लेकिन आपकी हालत खराब हो जाती है। अब यहां पर दोनों तरह के हॉस्पिटल्स के ड्रॉबैक हैं। जहां प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे ज्यादा खर्च होते हैं, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में समय बहुत लगता है और इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पाता। चलिए, अब हेल्थ केयर की इन 2 कैटेगरीज का कॉमन इंट्रो लेने के बाद हम पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां इसकी शुरुआत में ही पब्लिक वर्ड जुड़ा हुआ है। अब यहां पर पब्लिक का मतलब है जनता, यानी कि आप और हम सभी। इस सेक्टर में सरकार अपनी पूरी जनता की सुविधा के लिए हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स चलाती है, जिन्हें हम पब्लिक हॉस्पिटल्स भी कहते हैं। और ऐसे पब्लिक हॉस्पिटल्स आपने गांव और शहर दोनों में देखे होंगे। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, छोटे शहर में छोटे पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पब्लिक हॉस्पिटल भी होते हैं। यहां पर आपको डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स मिलेंगे जो लोगों की मदद करते हैं। और यहां पर इलाज के बदले लोगों से पैसे नहीं लिए जाते। अब एक सवाल और उठता है कि जब पूरे इंडिया में हर शहर और हर गांव में कम से कम एक पब्लिक हॉस्पिटल जरूर होगा, तो इन सभी हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेक्टर को अच्छी तरह से चलाने के लिए इनके पास पैसे कहां से आते होंगे? इसका जवाब है, इन सेंटर्स को पैसे सरकार देती है और सरकार के पास पैसे आते हैं पब्लिक से। यहां पर आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा, वो ये है कि पब्लिक सरकार को पैसे कैसे देती है? तो बड़े ध्यान से सुनिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, टैक्स। जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, चाहे वो कोई गाड़ी हो, घर हो या कोई और सामान हो, आपको उसकी कीमत के साथ साथ टैक्स भी पे करना होता है। यहां तक कि आप जिस घर में रहते हैं, आप हर साल सरकार को अपनी उस प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रक्स रोड पर चलते हैं। उन ट्रक्स के मालिक भी गवर्नमेंट को रोड टैक्स पे करते हैं। ऐसे अलग अलग तरीकों से पब्लिक जो टैक्स भरती है, उसी टैक्स से हमारे ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स चलते हैं। और इन सभी सेंटर्स का एक ही काम होता है
लोगों को अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल करवाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना किसी पैसे के। बच्चों, अब यहां पर हेल्थ से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अजीम शाह वेस्ट बंगाल में रहने वाले एक एग्रीकल्चर लेबर थे। बात 1992 की थी। अजीम शाह ट्रेन से कहीं जा रहे थे और पैर फिसलने से अचानक उनके सर पर चोट लग गई। चोट गहरी थी। उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया। अजीम शाह को हॉस्पिटल वालों ने ये कहकर अपने यहां एडमिट करने से मना कर दिया कि उनके पास एक्स्ट्रा बेड नहीं है। वहीं पर दूसरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने यह कहकर मना कर दिया कि उनके यहां इसके लिए सही डॉक्टर नहीं है। ऐसे में वो इसी क्रिटिकल कंडीशन में 12 घंटे तक घूमते रहे और आखिरकार उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवाना पड़ा। उन्होंने इलाज में बहुत से पैसे लगाए। इस बात से वो बहुत नाराज थे। अजीम शाह पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति के मेंबर थे। इसके बाद उनकी समिति और अजीम शाह ने कोर्ट में केस फाइल किया। यहां पर जज ने इस केस का फैसला सुनाया और साफ साफ शब्दों में यह बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्थ सर्विस को लेकर क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ ये कहा गया है कि सरकार की ये सबसे पहली ड्यूटी है कि वो लोगों की सेहत का ध्यान रखे, उन्हें एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल करवाए। यहां तक कि इंडियन कोर्ट भी ये कहता है कि भारत सरकार की ये ड्यूटी है कि वो हर एक इंडिविजुअल की जिंदगी की सुरक्षा करें और ये जिम्मेदारी इन्हीं पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स को दी गई है। यहां पर पहुंचने वाले हर एक इंडिविजुअल को मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाना, उनका सही ढंग से इलाज कराना, उन्हें दवाइयां देना, इन सेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहां पर गवर्नमेंट सिर्फ हेल्थ सर्विस उपलब्ध नहीं करवाती, बल्कि लोगों को बीमारियों से अवेयर करने के लिए बहुत से अलग अलग कैंपेन्स भी चलाती है। इसके लिए पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, डायरिया और चिकुनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलने से बचाते हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस लाने का काम करते हैं। अलग अलग कैंपेन चलाकर लोगों को इन बीमारियों से बचने का तरीका बताते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर्स में गवर्नमेंट अलग अलग पब्लिक हॉस्पिटल्स के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स यानी पीएचसीज भी चलाती है, जहां डॉक्टर के सुपरविजन में नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर छोटे छोटे कॉमन प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स गांव और छोटे शहरों में काम करते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर के बाद अब बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी की। यहां पर भी पहले हम एक कहानी सुनते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि समीर, जो क्लास 7 का स्टूडेंट है, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, तो उसे उसके फादर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां रिसेप्शन पर उसके फादर पैसे देते हैं और समीर का नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। डॉक्टर टेस्ट करता है और फिर डॉक्टर एक ब्लड टेस्ट लिखकर देता है और उसी हॉस्पिटल में ब्लड सैंपल देने के बाद समीर की रिपोर्ट शाम तक आ जाती है। उस टेस्ट की रिपोर्ट के हिसाब से डॉक्टर समीर को दवाइयां लिखते हैं। हॉस्पिटल के पास के ही एक मेडिकल स्टोर में दवाइयां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन समीर को हर सर्विस के बदले पैसे देने पड़ते हैं। ये हॉस्पिटल प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का एग्जाम्पल है। ऐसे प्राइवेट हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सुविधा ज्यादातर शहरों में मौजूद होती है। गांव में और छोटे शहरों में अक्सर ऐसे हॉस्पिटल्स दिखाई नहीं देते हैं। अगर आप प्राइवेट हेल्थ सर्विस और गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस का कंपैरिजन करें तो यहां पर आप एक मेजर डिफरेंस देख सकते हैं। ये जितने भी प्राइवेट सेंटर हैं, इन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, जबकि जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेक्टर थे, उन्हें डायरेक्टली गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। अगर इंडिया की बात की जाए तो आप इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर और पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर दोनों ही देख सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज लगातार बढ़ती जा रही हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ सर्विस बिल्कुल वैसी ही हैं। और ये प्राइवेट सेक्टर अपनी सर्विस के बदले लोगों से लंबा चार्ज करता है। यहां पर मेडिसिन भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, इसलिए बहुत से लोग इन प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज को
मेडिसिन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे नहीं उठा सकते, उन्हें भी बीमार पड़ने पर, एक्सीडेंट होने पर पब्लिक हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसा करना उनके लिए जरूरी हो जाता है। यहां पर कुछ डेटा ये भी बताते हैं कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए 40% से ज्यादा लोग हॉस्पिटल्स के बिल को भरने के लिए या तो कहीं से पैसे उधार लेते हैं या फिर अपनी कोई कीमती चीज उन्हें बेचनी पड़ती है। यहां पर इस एपिसोड की शुरुआत में हमने आपसे एक बात कही थी कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बीमार ना हो। हेल्थ आपके आसपास के माहौल पर भी डिपेंड करती है, और वो लोग जिनके पास पैसों की कमी है, क्योंकि वो ज्यादा खुद पर खर्च नहीं कर सकते, इसलिए वो मजबूरी में ऐसी जगह पर रहते हैं जहां ज्यादा साफ सफाई नहीं होती है, पीने के लिए साफ पानी नहीं होता है, आसपास गंदगी होने से मस्कीटो और दूसरे इंसेक्ट्स वहां फैले रहते हैं, उन्हें खाने के लिए अच्छा फूड नहीं मिलता है, इसलिए वो लगातार बीमार पड़ते रहते हैं। इसी के साथ साथ ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी की नजरों में मेंस की हेल्थ को वुमेन्स की हेल्थ से ज्यादा जरूरी समझा जाता है, इसलिए वुमेन्स को उनकी हेल्थ के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता। बच्चों, यहां पर आपसे एक सवाल और पूछा जा सकता है, वो ये कि इंप्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिसीज। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? एंड एक्सप्लेन इट। मतलब, पानी और सैनिटेशन में सुधार से कई बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? बताइए। इसके जवाब में आप ये बता सकते हैं कि यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम अपने आसपास गंदे पानी से होने वाली बहुत सारी बीमारियां देख सकते हैं, जैसे कि डायरिया, कॉलेरा। साथ ही अगर आपके आसपास गंदगी हो तो मच्छर ज्यादा बढ़ने लगते हैं, जिससे मलेरिया हो सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल साफ तौर पर यह बताते हैं कि अगर आप अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और आपके पीने का पानी साफ रहता है, तो बहुत सारी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। बच्चों, जब हम प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर एक सवाल और आता है कि क्या हेल्थ केयर में इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है? क्या हर किसी को हेल्थ केयर सर्विस एक बराबर अवेलेबल करवाई जाती है? हेल्थ केयर सेक्टर में भी आप इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव देख सकते हैं, जो कि क्लास पर डिपेंड करता है। यानी कि जो लोग अमीर हैं, जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो आराम से अपना इलाज करवा सकते हैं, वो आराम से महंगी दवाइयां भी ले सकते हैं। लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास पैसों की कमी है, उन्हें खुद को हेल्दी रखने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। जबकि हमने इस एपिसोड की शुरुआत में ही जाना था कि हेल्दी रहना हर किसी का राइट है और हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ का ख्याल रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न सिर्फ क्लास को ध्यान में रखते हुए, बल्कि आपने देखा होगा कि खास तौर पर गांव में जेंडर के हिसाब से भी हेल्थ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव किया जाता है। अर्बन एरियाज में, या यूं कहें कि शहर में, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उन्हें आसपास बहुत सी मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जबकि रूरल एरियाज में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो तो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है और कई बार तो उन्हें पैदल चलकर हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि गांव में रहने वाले लोग और गांव से भी दूर जंगलों में रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग फीमेल हेल्थ को लेकर उतने अवेयर भी नहीं होते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी फीमेल्स की डेथ भी हो जाती है। ये हेल्थ सेक्टर में जेंडर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब हमने हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर बहुत से प्रॉब्लम्स पर तो नजर डाल ली, अब बारी है सॉल्यूशन की। अभी तक हमने जाना कि समस्या गांव और ट्राइबल एरियाज में ज्यादा है, तो हमारी सरकार को उस ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। और बच्चों, क्या आपको पता है गांव में रूल्स, रेगुलेशंस और मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाने का काम कौन करता है? ये काम पंचायत करती है। इसलिए विलेज पंचायत की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गांव की साफ सफाई का ध्यान रखें, गांव में पीने का साफ पानी अवेलेबल कराएं,
न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल कराएं, वुमेन्स की हेल्थ डेवलपमेंट को लेकर काम करें, हेल्थ को लेकर लोगों को एजुकेट करें ताकि वो अपनी बेसिक समस्याओं को खुद ही सॉल्व कर सकें। इसे ध्यान में रखते हुए बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। गांव में और शहरों में भी वाटर सप्लाई स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, जो पीने का साफ पानी हर घर तक पहुंचाती है। स्कूल में और आंगनवाड़ी में मिड डे मील जैसी स्कीम्स चलाई जाती हैं, जो बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल करवाती हैं। लेकिन अभी भी बहुत से स्कूल्स में इस फैसिलिटी को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट गांव में और उन ट्राइबल एरियाज में भी हेल्थ सेंटर्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। नए हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, मेडिसिन फैसिलिटी का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की भी है कि हमारे आसपास जो भी ग्रुप कमजोर है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए और आपको फूड डोनेट करना चाहिए। पर जब भी हम हेल्थ सर्विसेज को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है गवर्नमेंट पर। जिसे और अच्छे से समझाने के लिए हम एक ऐसी ही कंट्री का एग्जाम्पल देते हैं जिसने हेल्थ केयर सर्विस में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पूरी दुनिया के सामने रखा है। आपने सेंट्रल अमेरिका की कंट्री कोस्टा रिका का नाम तो जरूर सुना होगा। कोस्टा रिका पूरे सेंट्रल अमेरिका में सबसे हेल्दी कंट्री मानी जाती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कोस्टा रिका का कॉन्स्टिट्यूशन। कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने अपने यहां आर्मी को जगह नहीं दी है, यानी कि कोस्टा रिका कंट्री में आर्मी नहीं पाई जाती है। यहां पर आर्मी पर जो पैसे खर्च किए जाते, वो पैसे हेल्थ सर्विस में खर्च किए जाते हैं। यहां की सरकार अपनी पब्लिक को पीने का साफ पानी, न्यूट्रिशियस फूड, हाउसिंग, हर चीज अवेलेबल कराती है। इनका मानना है कि अगर एक देश हेल्दी होगा तो वो ज्यादा डेवलप कर सकता है। और यहां पर हेल्थ एजुकेशन पर भी जोर दिया जाता है और एजुकेशन सेक्टर में हेल्थ एजुकेशन को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। न सिर्फ कोस्टा रिका बल्कि ऐसे ही आइलैंड्स जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नॉर्वे को भी हेल्दीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। यहां की सरकार लोगों की हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है। वहीं अगर हम इंडिया के ही एक आइडियल एग्जाम्पल को जाने तो केरल की स्टेट गवर्नमेंट का नाम सामने आता है। 1996 में केरल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए। स्टेट गवर्नमेंट के 40% बजट को सीधे पंचायतों को दे दिया गया ताकि वो अपनी जरूरत के हिसाब से कमी को पूरा कर सकें। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गांव में पानी, फूड, वुमेन डेवलपमेंट और एजुकेशन को लेकर जो भी कमी है उसे प्रॉपर प्लानिंग के तहत पूरा किया जा सके। स्कूलों में आंगनवाड़ी जैसी सुविधा की शुरुआत की गई। ये इंश्योर किया गया कि हर गांव की जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जाए। हेल्थ केयर सेंटर्स को इंप्रूव किया गया। इन सभी से केरल स्टेट की पूरी सिचुएशन में काफी इंप्रूवमेंट सामने आया। लेकिन इस इंप्रूवमेंट के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी सामने आई, जैसे मेडिसिन्स की कमी, हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए बेड्स का कम होना, डॉक्टर्स की कमी, और इसे भी ध्यान में रखते हुए बहुत से नए कदम उठाए गए। तो इस एपिसोड में हमने देखा कि हेल्थ केयर सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से काम करती हैं और इसका पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब पॉलिटिकल साइंस की इस जर्नी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है। इसे समझने के लिए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की ओर। हेलो बच्चों, इस एपिसोड में हम आपको गवर्नमेंट के काम करने के तरीकों के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन उसे समझने के लिए आपको हमारी कहानी की दुनिया में चलना होगा। तो चलिए, एक बार की बात है, लखनऊ के एक छोटे से एरिया में डायरिया की बीमारी फैल गई और वहीं उससे कुछ किलोमीटर दूर एक और दूसरी साफ सुथरी कॉलोनी थी। वहां पर भी लोग डायरिया से परेशान थे, लेकिन दूसरे मोहल्ले के कंपैरिजन में साफ सुथरी कॉलोनी में पेशेंट्स के नंबर कम थे। वहीं दोनों कॉलोनीज के पास एक लोकल स्कूल है,
जहां पर दोनों एरियाज के बच्चे साथ साथ पढ़ते थे। उसी स्कूल में दो दोस्त थे, नीरज और डेविड। नीरज, जो कि उस मोहल्ले में रहता था जहां डायरिया की वजह से पेशेंट्स के नंबर दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, वहीं डेविड उस कॉलोनी में रहता है जहां साफ सफाई होने की वजह से ये बीमारी ज्यादा परेशान नहीं कर रही है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों आपस में बात कर रहे थे। नीरज ने अपने मोहल्ले में बढ़ते डायरिया के केसेस और हॉस्पिटल में भीड़ से जूझते रहने और सही इलाज ना होने की प्रॉब्लम को बताया। तो डेविड ने कहा कि उसके यहां भी डायरिया की प्रॉब्लम तो है, लेकिन उतने ज्यादा लोग बीमार नहीं हैं। फिर डेविड ने नीरज से पूछा कि क्या तुम्हारे एरिया के एमएलए ने तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया? ये बात सुनते ही नीरज ने बड़ी हैरानी से पूछा कि एमएलए कौन होते हैं? और अगर मेरे एरिया में डायरिया की परेशानी है, तो उसे एमएलए कैसे सॉल्व कर सकता है? बच्चों, अब आप डेविड के आंसर को ध्यान से सुनिएगा। डेविड ने नीरज को समझाया कि जैसे हमारे घर में जब कोई परेशानी आती है, तो हमारे घर का कोई बड़ा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसी तरह एक एरिया में बहुत से घर होते हैं, तो कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो तुम्हारे पूरे मोहल्ले की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कोई काम कर सके। जैसे वो मोहल्ले की साफ सफाई करवा सके, पीने के पानी की जांच करवा सके, क्योंकि डायरिया जैसी बीमारी तो पीने के पानी से ही ज्यादा फैलती है। और इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए सरकार हर एरिया में एक एमएलए बनाती है, जो वहां रह रही पब्लिक के प्रॉब्लम्स को जाने और उन्हें सरकार तक पहुंचाएं, ताकि गवर्नमेंट अपने लेवल पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सभी एरियाज के अलग अलग एमएलए होते हैं। जैसे अगर उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करें, तो उत्तर प्रदेश स्टेट को 403 छोटे छोटे एरियाज में बांटा गया है, जिसे असेंबली कंस्टिट्यूएंसी और हिंदी में विधानसभा कहते हैं। एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में एक मेंबर को चुना जाता है, जो उस कंस्टिट्यूएंसी को लीड करता है। उसे ही एमएलए कहा जाता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए होंगे। डेविड के इस तरह समझाने पर नीरज को बातें कुछ समझ में आई। उसे याद आया कि पिछले दिन उसके यहां एक अंकल आए थे और उनके साथ कुछ दूसरे लोग भी थे, और वो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और अलग अलग पाइपलाइन के पानी की जांच कर रहे थे और वाटर टैंक की भी जांच कर रहे थे। डेविड ने नीरज को समझाया कि वो अंकल जो सबको लीड कर रहे थे, जो पानी की जांच करवा रहे थे, वाटर टैंक की जांच करवा रहे थे, वही तुम्हारे एरिया के एमएलए हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बच्चों, इसके बाद आपके दिमाग में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि इन एमएलए का चुनाव कैसे होता है, या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ इज एमएलए इलेक्टेड। तो बच्चों, हर 5 साल में लेजिस्लेटिव असेंबली का एक इलेक्शन होता है। उसमें अलग अलग पार्टी के मेंबर्स हर एक एरिया से, यानी कि असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेट करते हैं, और उनमें से जो जीतता है वो ही एमएलए बनता है। इस पूरी प्रोसेस में जनता का भी मेन रोल होता है, क्योंकि उस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की पब्लिक ही, यानी कि जनता ही वोटिंग के जरिए अपने एमएलए का चुनाव करती है। अब बच्चों, नीरज के साथ साथ यहां पर आप भी इस सवाल का जवाब तो समझ ही गए होंगे कि एमएलए कौन होते हैं, कंस्टिट्यूएंसी क्या है, और रिप्रेजेंट टर्म से आपका क्या मतलब है। हो सकता है आप रिप्रेजेंट टर्म को लेकर अभी भी कंफ्यूज हो रहे हों, तो हम आपको बता देते हैं कि रिप्रेजेंट टर्म का मतलब यहां उन लोगों से है जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके एरिया का एमएलए भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है और वो आपको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा बच्चों, क्या आपको मालूम है एमएलए की पोस्ट चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एक बहुत ही मेन रोल प्ले करती है। या मान लीजिए आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हाउ एमएलएज बिकम मिनिस्टर, और डिस्क्राइब हाउ द चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड। मतलब एमएलए मिनिस्टर कैसे बनते हैं, या चीफ मिनिस्टर का चुनाव कैसे किया जाता है। अपनी इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम इस सवाल का जवाब भी जानने वाले हैं। इसलिए इस पूरी स्टोरी को
ध्यान से सुनिए। नीरज ने भी कुछ ऐसा ही सवाल किया था और नीरज के सवाल को सुनकर डेविड ने उसे बताया, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा जीतेंगे, मतलब मान लो इस इलेक्शन में 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने भाग लिया, उसमें से पहली पार्टी के 20 एमएलए जीते और दूसरी पार्टी के सिर्फ 5 एमएलए जीते, तो पहली पार्टी के ही किसी एक मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए की काउंटिंग जीत में सबसे ज्यादा होती है, उसी पार्टी के एक लीडर को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है। डेविड और नीरज की बात पास से ही गुजर रहे उनके टीचर मिस्टर शर्मा सुन रहे थे। मिस्टर शर्मा ने कहा, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से एमएलए और चीफ मिनिस्टर को समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि एमएलए और चीफ मिनिस्टर के अलावा भी मेडिकल ऑफिसर या कलेक्टर भी स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, जो पूरी स्टेट को चलाने में इंडियन गवर्नमेंट की मदद करते हैं, और इसे ही हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। मिस्टर शर्मा ने आगे बताया, आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे उत्तर प्रदेश में 403 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसी तरह से हमारे नेबर स्टेट मध्य प्रदेश में 203 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। यानी कि मध्य प्रदेश को 203 छोटे छोटे एरियाज में बांटा गया है। इसी तरह महाराष्ट्र में 288 लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और हिंदी में बात करें तो इसी लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा क्षेत्र भी कहा जाता है। मिस्टर शर्मा ने बच्चों से पूछा, एमएलए और चीफ मिनिस्टर को समझने के बाद एक सवाल तुम सबसे ये है कि चीफ मिनिस्टर के बाद उनकी मदद के लिए जो दूसरे मिनिस्टर्स बनते हैं, जैसे एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, उन्हें कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो आप इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं, स्टेट का गवर्नर ही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट में मदद करता है। और कई बार कुछ एमएलएस की डबल ड्यूटी होती है, वो अपने एरिया के एमएलए का रोल तो प्ले करते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें एक अलग डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री भी दी जाती है। जैसे हो सकता है मेरे एरिया का एमएलए इस पूरी स्टेट का मेडिकल मिनिस्टर भी हो, और हर एमएलए, चीफ मिनिस्टर और दूसरे सभी मिनिस्टर्स के अलग अलग ऑफिस होते हैं जहां से वो अपना काम करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के साथ एमएलए की बात तो समझ आ गई, लेकिन गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? यही सवाल नीरज के मन में भी चल रहा था। और मान लीजिए अगर आपसे भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो आप भी मिस्टर शर्मा जी का आंसर सुन लीजिए। मिस्टर शर्मा ने नीरज को समझाते हुए कहा, नीरज, अभी तक हम जिन लोगों की बात कर रहे थे वो स्टेट गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। तुम्हें तो पता है कि पूरे इंडिया में कई सारी स्टेट्स हैं, और इंडिया की अलग अलग स्टेट्स को एक नेशन की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही हर स्टेट के लिए गवर्नर अपॉइंट करती है। फिर गवर्नर के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये तय करती है कि हर स्टेट पूरी नेशनल रूल और रेगुलेशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अपने स्टेट का काम देख रहे हैं या नहीं। तो बच्चों, नीरज, डेविड और मिस्टर शर्मा की इस छोटी सी कॉन्वर्सेशन ने आपको ये तो क्लियर कर दिया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जो गवर्नमेंट पावर में है वो बस अपने हिसाब से ही सारे काम करती रहे। मतलब बच्चों, आपने टीवी में जरूर देखा होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बहुत से अलग अलग एमएलए अपनी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं। कई बार बहस बहुत बढ़ भी जाती है। ऐसा क्यों है और ये आर्ग्यूमेंट्स क्यों होते हैं? या आपसे एग्जाम में ये एक सवाल और पूछ लिया जाए कि वाई शुड डिसीजंस टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? मतलब चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसलों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए?